भाई आज जो शुरू होना था इसमें न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहली बात, फिर से स्टेप नंबर 1 क्या होता है? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। फिर हायर के बाद क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड रेंट और स्टेप 1 विच एवर इज जो लोअर आता है उसे हम एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। सर उसे हम क्या बोलते हैं? जीएबी बोलते हैं। उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड माइनस करते हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड माइनस करते हैं। जो आंसर निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? एनएबी। और एनएबी में से क्या निकलती है? डिडक्शन निकलती है। सब दो तरीके की डिडक्शन, एक सेक्शन 24 सबसेक्शन ए की है और एक सबसेक्शन बी की है। ए की है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, जो भी एनएबी आ रहा होगा उसका 30% माइनस करना है। और बी की कौन सी है सर? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सर कृपया करके एक क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 1 खोल लीजिए फटाफट से। चलो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो जरा। कंप्यूटेशन ऑफ एनएबी। कंप्यूटेशन ऑफ एनएबी। ठीक है जी, जीएबी कैलकुलेट कर लेते हैं। एनएबी के लिए मेरे पास म्युनिसिपल टैक्सेस होने चाहिए थे ना। कंप्यूटेशन ऑफ जीएबी कैसे आएगी मेरे भाई? कितने कैसे ये बताओ मेरे। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, हाउस 5। पर्टिकुलर सर म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट। हर किसी की म्युनिसिपल वैल्यू कितनी आ रही है सर? 80 आ रही है, 55 आ रही है, 65 आ रही है, 24 आ रही है, 80 आ रही है। और फेयर रेंट कितना आ रहा है? 90, 60, 65, 25, 75। सर बताओ जरा, विच एवर इज हायर। दोनों में से ज्यादा क्या है? यहां पे आएगा, यहां पे, यहां पे, यहां पे, उसके बाद कोई दिक्कत तो नहीं है? विच एवर इज हायर हो गया। अब क्या लिखते हैं बेटा इसके बाद हम? स्टैंडर्ड रेंट। क्या लिखते हैं? और जो आंसर निकल के आता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट। तो स्टैंडर्ड रेंट कितना आएगा सर? 90 है? नहीं, गलत लिख रहा हूं मैं सर। स्टैंडर्ड रेंट यहां पे था नील, 75, 58 नॉट एप्लीकेबल और 78,000। बताओ जरा बेटा, दोनों में से लोअर क्या? यहां पे 90 लेंगे, यहां पे 75 लेंगे, 65 लेंगे, 65। बोलो आया नहीं आया?
एक मिनट, इसमें तो ये दो तो मैं घर से ले गया। एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है? लोअर होता है ना भाई। यहाँ पे 60 आएगा और यहाँ पे 58 आएगा। तो सर हायर और इसमें से लोअर लेते हैं ना। अब लोअर और एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट कितना है? 72,000 है, 72,000 है, 60,000 है, 30,000 है और 72,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज, तो कुल मिलाकर के बोलूं तो मेरा जीएबी आ जाएगा। जीएबी कितना आएगा? हायर क्या है? 90, 72, 60, 30 और 70। कोई दिक्कत है? जीएबी ऐसे कैलकुलेट होता है। आया हो गया हूं तो अगली जरा हेडिंग डालिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। मैं पहला पॉइंट, इंटरेस्ट इज allowed as deduction if loan is taken for the purpose of HP। HP का मतलब क्या होता है भाई? That is परचेज या कंस्ट्रक्शन या रिपेयर, रेनोवेशन, पानी की बॉटल लेके बोल गया। बी पार्ट, लोन में बी टेकन फ्रॉम बैंक कॉमा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फ्रेंड्स कॉमा फैमिली। इंटरेस्ट की जो है ना अलाउ होगा है डिडक्शन इफ लोन जो है हमने लिया था, किस पर्पस के लिए लिया था? परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, रेनोवेशन के लिए। आपने लोन ना सर कहीं से भी ले सकते हो, बैंक से ले सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फ्रेंड से ले सकते हो या फैमिली से ले सकते हो, कहीं से भी आपने लोन लिया होना चाहिए। ठीक है। सी पार्ट, इंटरेस्ट इज allowed on ड्यू बेसिस। इंटरेस्ट जो है अलाउ होगा किस बेसिस पे होगा? ड्यू बेसिस पे होगा। यानी जो भी आपने पे करा वो भी अलाउड होगा, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग है वो भी अलाउड होगा, दोनों चीजें अलाउड होगी। सी पार्ट, सी क्यों डी आएगा ना। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इट मीन्स पैनल इंटरेस्ट। पैनल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? पेनल्टी वाला जो इंटरेस्ट है, इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। नहीं दीदी, मान लो मेरे को लोन की किस्त देनी थी, जिस तारीख पे देनी थी मैं उस तारीख पे नहीं दे पाया,
तो मेरे ऊपर कुछ पेनल्टीज वगैरह लगेंगी नहीं लगेंगी? तो सर उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाली। ई पार्ट, इफ एनी फ्रेश लोन is taken for repayment of earlier loan and earlier loan was taken for the purpose of house property, then interest on fresh loan is allowed as deduction. दीदी जल्दी जल्दी लिख लो। हो गया? सुनो जरा भाई साहब, पूरी बात सुन लो तो मैं कुछ समझा पाऊं। इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर भाई, इंटरेस्ट जो होता है इज अलाउड होता है डिडक्शन। अगर लोन जो है आपने लिया था, किस पर्पस के लिया था? हाउस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, खरीदने के लिए, रिपेयर कराने के लिए, रेनोवेशन के लिए। कहता है लोन चाहे आपने कहीं से भी लिया हो, बैंक से लिया हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, फैमिली से लिया हो या किसी फ्रेंड से लिया हो, कहता है इंटरेस्ट अलाउ होता है ड्यू बेसिस पे, मतलब पे कर दिया तो भी और अगर आउटस्टैंडिंग है तो भी, दोनों कंडीशन में अलाउड होता है। इंटरेस्ट जो होता है ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है उसकी डिडक्शन हमें नहीं मिलती। दिस इज कॉल्ड पैनल इंटरेस्ट। कहता है इफ एनी फ्रेश लोन इज टेकन फॉर रीपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन and earlier loan was taken for the purpose of house property, then interest on fresh loan is allowed as deduction. भाई आपने क्या किया, आपने पुराने वाला एक लोन लिया, आपने घर बनाने के लिए लिया या घर खरीदने के लिए लिया, उस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा मान लो 10%। बाद में आपको लगता है यार मेरे को तो फलानी जगह से मिल जाएगा और वहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, 10 की जगह कितना भरना पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे? नया लोन लोगे, पहले वाले को रीपे कर दोगे, तो नए वाले लोन की भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। आगे बोलता है इफ एनी इंटरेस्ट पेड या पेबल आउटसाइड इंडिया, तो उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रखा, टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स आपने काटा नहीं है, तो आपको किसी तरह की कोई डिडक्शन नहीं। सर टीडीएस होता है क्या बेटा? ये हमारा एक चैप्टर आएगा, वो है टीडीएस, उसको हमें पढ़ना है, वो याद करना है, बस उतना ही है, ठीक है जी। अगली कहानी क्या आती है कि सर लिमिट क्या होगी इंटरेस्ट की? मैंने बोला इंटरेस्ट की लिमिट के लिए कि या तो वो क्या है लेट आउट प्रॉपर्टी है या फिर डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं। लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड कितने कर सकते थे बेटा? कितने घर कर सकते हैं हम? बोलो हाँ या ना। तो दोनों घर को लेकर, तो बेटा एक स्पेशल केस हो सकता है या नॉर्मल केस हो सकता है? नॉर्मल केस में मैक्सिमम लिमिट कितनी है? तो स्पेशल केस की क्या है? स्पेशल केस है कि लोन जो आपने लिया हो ऑन और आफ्टर 1/4/1999, 1/4/1999 के बाद लिया है, तो स्पेशल केस के अंदर आता है। यानी 1/4/1999 से पहले लोन लिया है तो वो नॉर्मल केस में आता है। इसका मतलब क्या है? 1/4/1999 से पहले कितने सेल्फ ऑक्यूपाइड में कितने तक की इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट मिलती थी?
30,000 रुपए की, बाद में कितने मिलने लगी? 2 लाख रुपए की। सर अब इसमें क्या क्या कंडीशन लगाई कि लोन लिया हो सर 1,99 के बाद, ठीक है। दूसरी बात, लोन लिया हो किसके लिए? परचेस करने के लिए, परचेस या कंस्ट्रक्शन, परचेस ऑफ नहीं आएगा, परचेज और लिख दो इसे, परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। लोन जो आपने लिया हो किसके लिए लिया हो? परचेज करने के लिए लिया हो या कंस्ट्रक्शन करने के लिए लिया हो, तो आपको हम डिडक्शन दे देंगे। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ रहा है। उसके बाद कहानी क्या आती है, अगर आपने लोन लिया था फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए, देन कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 years। ये नहीं कि आपने लोन ले लिया कंस्ट्रक्शन चले जा रही है, नहीं बेटा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी हो गई, कितना उसमें सर 5 साल के अंदर, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वाज, जिस दिन हमने लोन लिया था उससे 5 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। सर में आ गया? ठीक है। अब आगे जरा एक और पॉइंट लिखिएगा, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या आते हैं? रिपेयर एंड रेनोवेशन, दूसरा इंश्योरेंस चार्जेस, तीसरा पार्किंग चार्जेस, चौथा सोसाइटी के जो भी चार्जेस आते हैं वो, और पांचवा इलेक्ट्रिसिटी या वाटर चार्जेस। सर ये सारे हमारे चार्जेस हैं, हमारे ये सारे खर्चे हुए होते हैं, तो क्या ये अलाउड होंगे या नहीं होंगे? ये सभी के सभी क्या होंगे? नॉट अलाउड, बिकॉज 30% स्टैंडर्ड लिखा है सर, ये मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड ऑन एनएबी अंडर सेक्शन 24। सर इन सबकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि हम 24A की डिडक्शन तो दे ही रहे थे। सर अगर हमें, हमारा घर है, हमें उसको पूरे साल में कोई रिपेयर रेनोवेशन कराई थी, या इंश्योरेंस को कुछ पैसा दिया, या फिर पार्किंग के कुछ पैसे दिए हमने, या फिर सोसाइटी के चार्जेस दिए, या वाटर या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हम घर के तो दे रहे होंगे ना, तो सर वो सब इसमें अलाउड नहीं है, वो किसी भी तरीके से अलाउड नहीं है, उसमें किसी तरह की कोई रिडक्शन अलाउ नहीं है। बात समझ में आई है नहीं है? टॉपिक क्लियर है? यहां तक हो जाए तो बता दो। सर एक्चुअल रेंट का मतलब क्या होता है? कल हमने बात करी थी इसके ऊपर, जितना रेंट रिसीव्ड है प्लस रेंट रिसीवेबल है माइनस अनरियलाइज्ड रेंट है। 3 चीजें हैं बेटा, कौन कौन सी है? रेंट रिसीव है, रेंट रिसीवेबल है, या अनरियलाइज्ड।
रेंट रिसीव, रेंट रिसीवर या अनरिलाइज्ड रेंट। हो गया। अब मेरे को यहाँ पे आपसे ना चर्चा करनी है किस चीज के ऊपर कि अनरिलाइज रेंट क्या होता है। इसके अंदर लिखना, इट मीन्स रेंट विच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम टेनेंट, it is like bad debt of rent. It is like bad debt of rent. It is deductible while calculating actual rent if following four conditions of rule भी कौन सा, रूल 4 are satisfied, सर रूल 4 का कंडीशन क्या है? पहला, टेनेंसी शुड बी bona fide. Tenancy should be bona fide. B part, tenant should have vacated that property. हाँ भाई, हाँ रूल 4 के 4 पॉइंट है ना, मैं 4 कंडीशन बोली थी ना, पहली कंडीशन ये, दूसरी है, तीसरी, सच टेनेंट शुड नॉट ऑक्यूपाई एनी other house property of same SSE. Such tenant should not occupy any other house property of same SSE. उसके पास कोई और प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। सर चौथी कंडीशन आती है कि रीजनेबल स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। हो गया? हो गया हो तो बता दो, समझ लो, और एक क्वेश्चन करते हैं जरा, आपको समझ में। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या होता है? कहता है इट मींस रेंट विच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम टेनेंट। आपको रेंट मिला नहीं है टेनेंट से, एक बैड डेट ऑफ रेंट की तरह कि भाई आपका रेंट तो ड्यू हो गया, बंदा दे नहीं रहा, तो कहता है इट्स अ डिडक्शन, इट इज डिडक्टेबल, इट इज डिडक्टेबल व्हाइल कैलकुलेटिंग एक्चुअल रेंट।
सर ये डिडक्टिबल होता है जब हम कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल रेंट इफ फॉलोइंग 4 कंडीशन ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड। 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड, जो टेनेंट होना चाहिए वो बोनाफाइड होना चाहिए। बोनाफाइड टेनेंट किसे बोलेंगे भाई? मैं यहां पे रहा हूं, उस प्रॉपर्टी में मैंने बेनिफिट उठाया है। मैं बोल रहा हूं भाई मैं रेंट नहीं दे रहा क्योंकि मैं रहा ही नहीं हूं। भाई जैन साहब बोले कि हाँ जी ध्रुव शर्मा आपको ना 3 महीने रेंट देना, किस बात का? हाँ आप हमारी पहले बिल्डिंग में रहते थे। अरे तो रहता था ना, अभी थोड़ा ना रहता हूं। अब तो मैंने खाली कर दी ना, तो मैं आपको किस बात का रेंट दूं? बात समझ में नहीं। तो क्या मैं बोनाफाइड हूं? नहीं हूं। दूसरा, टेनेंट शुड हैव वेकेटेड दैट प्रॉपर्टी। मैंने उस प्रॉपर्टी को खाली भी कर दिया है। सर मेरा भी सामान पड़ा हुआ है, खाली नहीं करा, मैंने रेंट भी पे किया, मेरा सामान पड़ा हुआ है, खाली नहीं किया, तो अनरिलाइज रेंट नहीं बोलेंगे उसे। तीसरा, सच टेनेंट शुड नॉट ऑक्यूपाई एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी ऑफ सेम एसएससी। भाई मेरे लैंडलॉर्ड ने मेरे को यह बोल दिया कि तुम इस बिल्डिंग की जगह साथ वाली बिल्डिंग ले लो, मैं इस बिल्डिंग को डिमोलिश कर रहा हूं या मैं इसको बेच रहा हूं या मैं कुछ भी कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा भाई? करूंगा ना काम। तो भाई मैंने इस प्रॉपर्टी का फिर रेंट नहीं दिया, मेरा नुकसान हो रहा भाई साहब, मेरे को तो ये सारी चीजें हटवानी पड़ेगी, सारा तामझाम उतरवाना पड़ेगा और मेरा तो डबल खर्चा लग जाएगा। वो पैसे आप दो, मैं नहीं भरता उसको पैसे। समझ में आया नहीं आया? तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। अगली बात क्या है कि अगर मैंने रेंट नहीं दिया था तो आपने रीजनेबल स्टेप्स भी उठाए थे अपने रेंट रिकवरी के लिए। रेंट रिकवरी के रीजनेबल स्टेप क्या होते हैं? सर मकान मालिक ने ना गुंडों को भेज दिया, ये रीजनेबल स्टेप है? समझ में आया नहीं है? ये रीजनेबल स्टेप्स नहीं। तो भैया मकान मालिक ने कोर्ट का नोटिस भेजा होगा जिसमें ये लिखा होगा कि आपको रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से देना पड़ेगा, नहीं दिया तो आपका नुकसान हो सकता है, और कुछ इस तरह की ब्ला ब्ला बातें। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब। बोनाफाइड का मतलब है कि भाई मैं उस जगह में रहा हूं, उसके बाद मैंने उसका रेंट नहीं दिया, मैं बोनाफाइड, बेनिफिट उठाया मैं। सर आइए जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अनिरुद्ध हैज अ प्रॉपर्टी जिसकी म्युनिसिपल वैल्यू 1,30,000 दे रखी है, फेयर रेंट 1,10,000 दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट जो है जो रेंट कंट्रोल एक्ट ने बताया था वो 1,20,000 है। प्रॉपर्टी जो है ना लेट आउट होती है 11,000 पर मंथ पे थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। अनरिलाइज रेंट कितना है? 11,000 रुपए का। ऑल कंडीशन जो है वो चारों की चारों फॉलो की गई है। आगे बोलता है ही पेड म्युनिसिपल टैक्सेस 10% ऑन म्युनिसिपल वैल्यूएशन, और भैया इंटरेस्ट जो है ना बोरो कैपिटल का कितना है? 40,000 रुपए। कंप्यूट करो भैया कितना हाउस प्रॉपर्टी को। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? प्रीवियस ईयर की। चलो जरा सर हम किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए। मिस्टर अनिरुद्ध कब के लिए कर रहे हैं बेटा? प्रीवियस ईयर 25-26। असेसमेंट ईयर कौन सा है? 26-27। ठीक है भाई। सर मेरे को डायरेक्ट जीवी बताओगे कोई? बेटा यही तो बात है, ये क्या आएगा? सर 1,30,000 और 1,10,000 विच एवर इज हायर? 1,30 और 1,20 विच एवर इज लोअर? और सर 11,000 रुपए के हिसाब से 11 महीने का, सर 1 महीने का मिला नहीं है। एक्चुअल रेंट क्या होता है? जो मिला नहीं है उसको माइनस कर दो, तो 11 महीने का रेंट कितना आएगा? 1,21,000। तो हम बोल रहे हैं 1,20 और 1,21 विच एवर इज हायर? 1,21। समझ में आया नहीं है? सर क्या मैं इसको वैसे ही लिखूं? म्युनिसिपल वैल्यू कितनी थी? 1,30,000। फिर फेयर रेंट
1,10,000 which ever is higher, whichever is higher। दोनों में से हायर क्या था? और स्टैंडर्ड रेंट तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट निकल आता है। एक्सपेक्टेड रेंट क्या आएगा? विच एवर इज लोअर, लोअर और एक्चुअल रेंट। सर एक्चुअल रेंट कितना आएगा? सर 11,000 इंटू 12 माइनस 11,000 रुपए। ठीक है, तो कितना आता है? 1,21,000 रुपए। तो जीएबी कितना आएगा? 1,21 माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। म्युनिसिपल टैक्सेस कितने दिए? 10% किसका? 1,30,000 का। कितना आएगा? 13,000 रुपए। भाई साहब इसमें 13,000 माइनस कर दीजिएंगे। 10 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा? 1,21 में तो 10 माइनस करें तो 11, 1,08,000 ना। हाँ 1,08,000। सर इसे हम क्या बोलते हैं? NAV। बोलो हाँ या ना। NAV आ गया। अब क्या करेंगे? सर माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। 24A कितना लगता है बेटा? 30% ऑफ 108,000। बताएगा कोई मेरे को क्या आता है? 10, 30, 24, 32,400। ठीक है जी। अब कितना आएगा? अच्छा हाँ वो भी तो आना है भी, रुको जरा। माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B का। 24B का सेक्शन क्या है? 24B का सेक्शन बताएगा कोई मेरे को? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था? 40,000 और माइनस कर दो, कितना आ रहा है? क्या बोलेंगे उसे? इनकम फ्रॉम ठीक है जी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। प्री, अरे चलो ये वाला कर लो बस, छोटा सही है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट या प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट। हाँ जी, ये पूरी की पूरी हेडिंग। इट मीन्स इंटरेस्ट before the year in which construction was completed। It is allowed in 5
इक्वल इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट। फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट हटा देना फ्रॉम द ईयर इन विच, फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन was completed। तो भैया याद रखिएगा, इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट बिफोर द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड। सर इंटरेस्ट जो है जब हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है ठीक उससे पहले तक। फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट में होता है फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट हो रही है। इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल है, कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो गया। सर जरा कैलकुलेटर देना। एग्जाम्पल, मिस रीना took a housing loan from SBI बैंक। कहां से लिया थी SBI बैंक से लोन लिया। ऑन कब लिया है बेटा, 1/10/2023 को ऑफ रुपीज 15 लाख रुपए का एट द रेट 9% पे इंटरेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। कंस्ट्रक्शन is completed on 14th Feb 2026। कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट होती है कब, 14 Feb 2026 को होती है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड फॉर प्रीवियस ईयर 25-26, यानी ए बाई कितना होगा 26 से 27। ये हो गया। सर मेरी बात सुनना, प्री
कंस्ट्रक्शन पीरियड किसे बोलेंगे? ये 1/10/2023 से शुरू होकर पता है कब तक जाएगा? देखो खत्म कब हुई है? 14 फेब। उससे लास्ट पहले 31 मार्च कब आई होगी? 31 मार्च 2025 में। तो बताओ ये कितने मंथ होते हैं सर? 23 से 24 तक 12 महीने, 24 से 25 तक फिर 12 महीने, फिर 6 महीने। अच्छा तू ये कह ले 6 महीने हो गए, ठीक है? 24 से 25 का पूरा 1 साल, ये तो सही है। तो कितने मंथ हो गए? 18 मंथ्स। ठीक है जी। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना निकलेगा सर? सर 15 लाख का 9%, वो भी 18 महीने का। लोन कितने का था? 15 लाख का 9%, वो भी 18 महीने का। ये आता है 202500, और इसको हम 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो कितना बनता है? 40,500। ठीक है, तो एक तो होगा भाई 40,500, कितना बनेगा? 40,500। अब इसमें जुड़ेगा क्या? पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। सर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि हमने लोन रीपे कर दिया, तो मान रहे अभी भी पूरा देना होगा। वो कितना बनेगा? वो 15 लाख का 9%, कितना बनता है? 1,35,000। सर टोटल कितना हो जाएगा? 175500। सर ये मिलेगी 24B की डिडक्शन। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? मिस्टर डी took a loan of rupees 20 lakh from SBI on 1st June 2021 at the rate 6% interest. He made following repayment of principal amount. He made following repayment of principal amount. 1/4/2022, 1/10/2023, 1/12/2024। यहां पे सर 4 लाख करें, यहां पे 2 लाख करें, और यहां पे 1.5 लाख करें। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 10th December 2025। कैलकुलेट इंटरेस्ट टू बी allowed in previous year 2025-26। 25-26 में कितना इंटरेस्ट चार्ज होना है हमें जरा वो निकालना है। क्वेश्चन लिख लिया हो तो बता दो। लिख लिया?
तो बेटा कैसे होगा, देखना जरा, एक एक ये नंबर लाइन बना के बता रहा हूं। 1 जून 2021 को लोन लिया, बोलो हाँ या ना। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रही है, 10 दिसंबर 2025 को कंप्लीट हो रही है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना होता है, 31 मार्च 2025। मैंने ये बोला था सर, ये है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, बाकी है पोस्ट। ये कौन सा है, प्री, ये वाला कौन सा है, पोस्ट। अब इस कहानी में भी क्या हुआ है कि सर 1/4/2022 को, देखो पहले यहां पे हमने लोन कितने का लिया था, 20 लाख रुपए का, यहां पे कितना पे कर दिया, 4 लाख। 1/10/2023 को कितना पे कर दिया, 2 लाख। 2 लाख यहां पे कम हो जाता है। और 1/12/2024 को कितना हो जाता है, 1.5 लाख रुपए यहां पे कम हो जाता है। कैसे होगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मंथ निकालेंगे बेटा, फिर यहां से यहां तक का 20 लाख पे लगेगा, यहां से यहां तक का 16 लाख पे लगेगा, फिर यहां से यहां तक का, और ऐसे करते करते हम यहां तक पहुंचेंगे। एक ही अमाउंट नहीं रहा ना, तो अमाउंट चेंज आ रहा है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन होगा, मेरे को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट बताओ कितने का आ रहा है। क्या, अरे 1 जून को तो लोन लिया है ना, सबसे पहले लगेगा 20 लाख का 6%, यहां से 22 तक का, तो अप्रैल मई 2 महीने कम कर देंगे, 10 महीने का। फिर कितना लगेगा, 4 लाख रुपए हो जाएंगे, अब बचेगा 16 लाख रुपए। 16 लाख पे यहां तक का बताओ कितना बनता है, 16 लाख पे 6%, ये आ गया 31 मार्च 2023 तक। अब 6 महीने का लगेगा, पहले 16 लाख पे 6%, 6 महीने का लगेगा, प्लस फिर 2 लाख पे हो जाएंगे, तो अब कितने बचेंगे, 14 लाख पे। 14 लाख पे 6% अगले 6 महीने के लिए लगेगा। बोलो आसन में आ रही नहीं आ रही, पहले का कैसी बात कर रहा है बेटा, 6 ये इसका ना, इसका नहीं है ना, अच्छा इसका, वो तो टोटल बताएगा ना अभी मेरे को। ये हो गया सर थर्ड। फोर्थ बताओ, अभी मैं कहां तक पहुंच गया सर, मैं यहां तक पहुंच गया। अब मैं यहां से वहां तक 1/12 तक का लगाना है, तो 4 महीने कम कर दो तो 8 महीने का लगेगा। तो बेटा अब वो लगेगा 14 लाख का 6%, वो भी 8 महीने के लिए। फिर 1.5 लाख पे हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12.5 लाख। 12.5 लाख का 6%, 4 महीने के लिए। भाई मैंने यहां से यहां तक का इंटरेस्ट निकाला पहले, देखो जी, मैंने इस पीरियड का पैसा यूज करा, कितना यूज करा, 20 लाख रुपए, तो 20 लाख पे लगाया 6% 10 महीने का। फिर मैंने 4 लाख रुपए पे कर दिए थे इस तारीख के, अब कितने रह गए, 16 लाख। यहां से 31 मार्च तक पूरे 12 महीने होते हैं, तो मैंने कोई वो नहीं लगाया, मैंने बोला इसका कितना आएगा, ठीक है। अब 12 महीने खत्म हुए, अब यहां से कितने महीने बनते हैं, 6। तो मैंने बोला अब यहां पे, क्योंकि यहां पे हम 16 लाख पे लग रहा है अभी, तो 16 लाख पे 6%, 6 महीने का, और यहां पे 2 लाख रुपए कम हो गए, तो अब कितने बचेंगे, 14 लाख पे 6%, 6 महीने का। उसके बाद क्या होगा बेटा, फिर यहां पे अब कितने रहे थे, 14 लाख रुपए रह जाते हैं ना, बोलो हाँ या ना। अब मैं आ गया कहां पे, 31 मार्च 2024 पे आ गया, बोलो। अब यहां से यहां तक कितने महीने होते हैं, 8, और यहां से यहां तक कितने महीने होते हैं, 4। ऐसे करके पहुंचा हूं सर मैं। पहले वाले से कितना सॉल्व हुआ, 1 लाख रुपए,
दूसरे वाले से कितना सॉल्व हुआ? 96,000। तीसरे वाले से कितना सॉल्व करके आया है? 90,000। उसके बाद कितना आएगा सर? टोटल बताओ कितना आएगा? लो भाई 367 000 बोलो हाँ या ना? अब सर आपको याद होगा कि हम प्री कंस्ट्रक्शन का जो भी इंटरेस्ट आता है उसको 5 से डिवाइड करते हैं। तो हम लिखेंगे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 367,000 डिवाइड बाय 5 कितना आ रहा है भाई? 73,400। ठीक है जी। अब इसमें क्या जोड़ेंगे बेटा? पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। बेटा पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 1,25,000 रुपए लगेगा। सॉरी 12,50,000 रुपए लगेगा। कितना आएगा उसका? 6%। बताओगे जरा 12,50,000 का 6%? 75,000। दोनों का टोटल भाई। अब मैं एक बात बता, यहीं तक का तो तेरे को दे रखा था कि इतना इतना लोन पे हुआ है, उसके बाद तो कोई लोन पे नहीं हुआ। क्या इसके बाद कोई लोन पे हुआ है? नहीं सर। यहां से आगे तक का जब भी होगा तो क्या माना जाएगा? वही 12,50,000 ही। अब तो इंटरेस्ट तो वही लगाएगा सर। 25 से 31 मार्च 2026 तक का जो इंटरेस्ट बनता है वो कितना बनता है? 12,50,000 पे 6%। और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। इसमें कोई मंथ नहीं होता बेटा भाई। 5 वो रूल है, 5 इंस्टॉलमेंट से करना होता है। वो जो इंटरेस्ट होता है 5 आने वाले असेसमेंट ईयर तक मिलता है। सर एक और एग्जांपल लिखेंगे। मिस्टर गणेश took a housing loan from HDFC बैंक ऑन 1/10/2022। दीदी पॉइंट नहीं है। 4 रुपीज 25 लाख at the rate 9%। He made repayment as follow। ठीक है जी। 1/4/2023 3 लाख। 1/12/2024 4 लाख। 1/1/2025 2 लाख। 1/7/2025 3 लाख। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 10/12/2024। मैंने लिखा है।
कैलकुलेट इंटरेस्ट टू बी अलाउड फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। 25-26 का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताना भैया कृपया करके। अब ये क्वेश्चन आप करोगे। 1/10/2022 को लोन लिया एट द रेट 25 लाख 9% के हिसाब से, ठीक है जी। फिर क्या हुआ है सर, पहले बताओ कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रही है? सर 10/12/2024 को कंप्लीट हो रही है। इससे पहले 31 मार्च कब आई होगी? 31 मार्च 2024। सर ये वाला जो पीरियड होता है इसे हम बोलते हैं प्री, और बाकी वाला जो पीरियड होता है उसे बोलते हैं पोस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा एक मिनट, पोस्ट में भी थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया मैं। मार्च 31 मार्च 2025 ये पूरा है पोस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये दो बातें समझ में आ रही है इसमें? ये प्री है और ये पोस्ट है। दीदी पहले मैंने इतना करा है, अभी मैं कर रहा हूँ। देखो आपने करा, मैंने नहीं बोला, मेरे को जो करना है करने दो। अब जरा मेरी बात सुनिएगा भाई, हमने रीपेमेंट ऑफ लोन कब कब किया है? कहता है 1/4/2023 को कितने रुपए दे दिए? 3 लाख रुपए वापस। फिर यहां पे 1/12/2024 को ये एक बार पहले नहीं आएगा। एक बार पहले 1/12/2024 को 4 लाख रुपए दे दिए। 1/1/2025 को 2 लाख रुपए दे दिए। और फिर ये 1/7 की बात कर रहा है, 1/7/2025 को 3 लाख रुपए दे दिए। क्या बात समझ में आ रही नहीं आ रही? भाई पहले ये बताओ, यहां से यहां तक का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 6 महीने का। कितने पे लगेगा? 25 लाख। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकाल रहा हूं मैं, है ना। सबसे पहले किस पे लगेगा? 25 लाख का 9% 6 महीने के लिए कितना आता है? 1,12,500 आता है। फिर दीदी यहां से यहां तक का इंटरेस्ट बताओ। दूसरा होता है 22 लाख का 9%। कितने महीने के लिए? कोई 12 महीने के लिए। कुछ करने की जरूरत ही नहीं। कितना आएगा? 1,98,000। टोटल कितना आ गया? अरे बोलो क्या, इन दोनों का टोटल कितना आ गया? 3,10,500। तो सर प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट कितना लगेगा? 3,10,500 का जो होता है उसे हम 5 इंस्टॉलमेंट में करते हैं। बोलो हाँ या ना? तो कितना बनेगा ये? 5×6 = 30, 62,100। बोलो आया नहीं आया? क्या दीदी ये बात किसी को समझ में नहीं आई? तो आ गई थी। सिर्फ रह क्या गया था? इसमें प्लस करते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। अब जरा पोस्ट की बात करते हैं। भाई साहब पोस्ट पीरियड यहां से चालू होता है। इस तारीख पे मेरे कितने? 22 लाख रुपए। 22 लाख रुपए यहां तक रहे। कितने महीने रहे? 9 महीने। 9 महीने। ये नहीं, 8 महीने। तो सर कितना आएगा? 22 लाख का 9% 8 महीने के लिए प्लस अब कितना हो जाएगा? 22 भाई साहब महीने से
तो क्या 22 हो गया? ये यहाँ पे अभी है, अभी 3 वाला हो गया। अभी यहीं तक तो पहुंचे तू। यहाँ पे कितना ड्यू है? 22। अब यहीं से तो चालू करेगा, यहाँ से यहाँ तक का निकालेगा। आ गया। अब 4 की पेमेंट हो गई, तो अब यहाँ पे कितना रहेगा? 18। अब कितने महीने के लिए? 1/12 से एक महीने का इंटरेस्ट निकलेगा कितने पे? 22 पे। 1 महीने का 7 लिखेगा। सॉरी 18 पे। 18 लाख पे 9% 1 महीने के लिए। बोलो आया नहीं आया? फिर क्या होगा? कितने की पेमेंट हो जाएगी? 2 लाख रुपए की। अब वो कितने में निकलेगा? 16 लाख। अब कितने में निकलेगा? 16 लाख का 9% कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। बताओ जरा टोटल करके कितना आ गया? अरे भाई बता दो। पहले वाले का कितना निकला? दूसरे वाले का कितना है? 13 वाला। ये शराब पीती है क्या? पहले वाले का मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, 13,500 पहले वाले का। 1,32 तीसरे वाले का। तो टोटल हाँ 181,500 आ गया। टोटल इंटरेस्ट कितना लगेगा? 181,500 प्लस कितना? 62,500 62,100। कितना होता है भाई टोटल? टू फोर। ये होगा टोटल इंटरेस्ट 4। कौन से? प्रीवियस ईयर के लिए। ये तो कहां तक आया बेटा? 31 मार्च 2025 तक आया ना। प्रीवियस ईयर 2024 से 25। हमें कौन से ईयर का निकालना था? प्रीवियस ईयर 25 से, तो 25 से 26 का। अभी ये 24 से 25 का निकल गया। ठीक है, अब मैं लिखूंगा इंटरेस्ट फॉर 25 से 26 का। इंटरेस्ट फॉर 25 से, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, देखो प्री तो हमारा कैलकुलेट हो चुका, सिर्फ पोस्ट की बात करनी है। भाई साहब 31 मार्च 2025 को मेरा कितना पैसा ड्यू है? 16 लाख। और 16 लाख में से कितने पे हो रहे हैं? 3 लाख रुपए पे हो रहे हैं 1 जुलाई को। अप्रैल मई जून 3 महीने का। पहले 3 महीने का निकलेगा, फिर 9 महीने का निकलेगा, बस और कुछ भी नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे पोस्ट इंटरेस्ट। पोस्ट इंटरेस्ट कितना निकलेगा? 16 लाख पे 9% 3 महीने तक, फिर 13 लाख पे 9% 9 महीने तक, 9/12। बताओ जरा ये कितना होता है? 36,000। 16 लाख पे 9% 3 महीने का 36,000। 13 लाख पे 9% 9 मंथ का 87,750। कितना आएगा टोटल? 123,750। बोलो आया नहीं आया? अब इसमें प्लस करेंगे हम क्या? प्री इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने आपको बोला था अगले 5 सालों तक मिलता रहेगा। 1 साल मिल चुका, दूसरा साल है। कितना मिलेगा बेटा? 62,100। टोटल बताओ कितना आएगा? 185,850। समझ में आया नहीं आया? चलो जरा सर, कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी हेडिंग डालिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ बेटा, आपको पता है रीना दीदी एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है? किस में से?
म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, और हायर और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज, उसको हम क्या बोलते हैं? अब आया, ऐसे बोलना होता है। तो जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आता है वो और एक्चुअल रेंट जो आता है, उन दोनों में से क्या होता है बेटा? जो भी हायर होता है उसे हम जीए भी लिखते हैं। बोलो हाँ या ना? यही तो पढ़ा है ना हमने। तो बेटा कहीं ना कहीं एक बात याद रखिएगा कि एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंट रेंट, इन दोनों से हमेशा छोटा होगा। तो जीए भी एक्चुअल रेंट आएगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि अगर एक्सपेक्टेड रेंट आपका ज्यादा है, किससे? एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंट रेंट, तो वहां पे जीए भी एक्सपेक्टेड रेंट निकलेगा। मान लीजिए एक्सपेक्टेड रेंट है आपका 5,20,000 रुपए। कितना है रेंट पर मंथ? कितना है पीआर क्या था? एक्सपेक्टेड रेंट पर मंथ? वैकेंट रेंट। वैकेंसी कितने की हुई? 3 मंथ्स की। तो बेटा बताओ जरा कैसे होगा? देखो जी, हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना है यहाँ पे? 52 है। अभी सर मैं साइन नहीं लगा रहा। और एक्चुअल रेंट कितना आ रहा है? एक्चुअल रेंट होता 50,000 मल्टीप्लाई बाय 9 ही तो आएगा। 50,000 मल्टीप्लाई बाय प्लस लॉस ऑफ वैकेंसी, ड्यू टू वैकेंसी कितना होगा? 50,000 इंटू, गलत कह रहा हूं क्या? ये तो एक्चुअल रेंट मेरे को मिला है और ये वैकेंट रेंट है, यही तो लिखवाया था सर। ये बताओ कितना आ रहा है? 4.5 लाख। और वो कितना आ रहा है? 1.5 लाख। तो बड़ा क्या? इधर वाला। तो सर ये वाला बड़ा है। बोलो हाँ या ना? तो जीए भी यहां पे कितना लिखेंगे हम? 4.5 लाख। जीए भी कितना लिखेंगे? 4.5 लाख। बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, एक और एग्जांपल देखना, पहले देख लो फिर लिखने का टाइम दूंगा। एक्सपेक्टेड रेंट कितना था? 5,20,000। और रेंट जो है पर मंथ है कितना? 20,000 पर मंथ है। कितना है? और वैकेंसी कितने की आती है? 2 मंथ की। तो बेटा एक्सपेक्टेड रेंट कितना हुआ? 5,20,000। एक्चुअल रेंट कितना हुआ? 20,000 पर मंथ के हिसाब से 10 महीने का 2 लाख रुपए। बोलो हाँ या ना? और वैकेंटेड रेंट कितना हुआ? 20,000 इंटू 2, 40,000। सर क्या इन दोनों को जोड़ने के बावजूद एक्सपेक्टेड रेंट बन रहा है? नहीं। जीएबी क्या बनेगा? आया समझ नहीं आया? जरा फटाफट से लिखिएगा। पार्शली लेट आउट प्रॉपर्टी, हेडिंग डालिए पार्शली लेट आउट प्रॉपर्टी। पार्शली लेट आउट का मतलब क्या होता है? एरिया, एरिया वाइज लेट आउट है। और कुछ हम यूज भी करते हैं। मैं डिक्टेट कर रहा हूं, फटाफट से लिखिएगा जरा। If some area of house property, if some area of house property is let out, is let out, and remaining area is self occupied,
and remaining area is self occupied, then let out portion is treated as LOP, and self-occupied portion is treated as SOP. Full stop. In this case, municipal value, comma, fair rent, comma, standard rent. क्या बोल रहा हूं मैं? In this case, municipal value, comma, fair rent, comma, standard rent, comma, municipal taxes, interest on loan, municipal taxes, interest on loan. याद तक हो गया? Should be divided between LOP and SOP on area basis. Full stop. Actual rent will never be divided. Actual rent will never be divided because it is always for LOP portion. कहानी समझ में आई है नहीं आई? भाई हम क्या करते हैं, हमारे पास हो सकता है कि एक ग्राउंड फ्लोर ही बना हुआ है, उसमें से हमने कुछ एरिया रेंट पे दे दिया, कुछ में हम रहते हैं, तो जो भी उसकी म्युनिसिपल वैल्यू होगी, फेयर वैल्यू होगी, स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, उन सबको क्या करेंगे, एरिया वाइज डिफरेंशिएट कर देंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल रेंट को कभी भी डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा, म्युनिसिपल टैक्सेस को भी डिफरेंशिएट किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन को भी डिफरेंशिएट किया जाएगा, हर चीज को किया जाएगा। एक्चुअल रेंट को नहीं हो तो सर इंटरेस्ट ऑन लोन, अब इसके अंदर क्या पढ़ते हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, सर हमने दो बातें पढ़ी है कि एलओपी भी क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन फुल्ली टैक्सेबल, बोलो हाँ। और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है, एसओपी में दो बातें, नहीं पहले मेरी बात, एसओपी में दो बातें क्या, कि हम सेक्शन 115 बीएसी अगर पढ़ते हैं, तो मैंने पहले लिखवाया हुआ है कि 115 बीएसी किस किस पर नहीं लगेगा। 115 बीएसी अगर हम पढ़ते हैं ना, तो सर वहां पे नॉट एप्लीकेबल, क्या एप्लीकेबल नहीं है, इंटरेस्ट नॉट एप्लीकेबल, कोई रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। अदरवाइज रिडक्शन मिलेगी, मैक्सिमम सर 30,000 मिलेगी, या फिर या तो 30,000 की रिडक्शन मिलेगी, या फिर कितने की मिलती है बेटा,
2,00,000 रुपए की। याद है कुछ या नहीं है? 1,499 के बाद अगर आपने लोन लिया है तो कितने की मिलेगी? और 1,499 से पहले लिया तो कितने की मिलेगी? क्या कहानी समझ में आई है नहीं आई? करके दिखाइएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गणेश की एक प्रॉपर्टी है जिसकी म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है 2.5 लाख रुपए, फेयर रेंट है 2 लाख रुपए, स्टैंडर्ड रेंट है 2,10,000 रुपए। प्रॉपर्टी को लेट आउट किया गया 20,000 पर मंथ पे, और हाउएवर द टेनेंट जो है ना वेकेटेड द प्रॉपर्टी 31/1/2026 को, यानी 2 महीने वेकेंट रही है सर। अनरियलाइज रेंट जो था वो 20,000 रुपए का आया। सारी कंडीशन सर हमने मान ली 4 की सेटिस्फाई होती है। आगे लिखा हुआ है ही पेड म्युनिसिपल टैक्सेस 8% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। इंटरेस्ट जो है हमें दे रखा है कितने रुपए का? 65,000 रुपए का। कैलकुलेट करो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं करा देता हूं कैसे होगा सर। हाँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट। सर म्युनिसिपल वैल्यू क्या थी? 2.5 लाख रुपए। और फेयर रेंट कितना था? 2 लाख रुपए। क्या होता है बेटा इन दोनों में से? Which ever is higher। कितना आएगा? 2.5 लाख। और स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट कितना है बेटा? 2,10,000। तो हमारा एक्सपेक्टेड रेट कितना आता है? 2,10,000। अब सर एक्चुअल रेट बताओ कितना है? एक्चुअल रेट कितना आएगा बेटा? हमने प्रॉपर्टी चढ़ाई है कितने पे? 20,000 पर मंथ पे चढ़ाई है। बोलो हाँ या ना? 20,000 इंटू 12 करेंगे, 20,000 इंटू 10 करेंगे, 20,000 इंटू 10 2 लाख, और 20,000 इंटू 20। अभी तुम गलत हो रहे हो, सुनो जरा। हाँ भाई मैं बोल रहा हूं सर, ये बेसिकली ना 1,80,000 आएगा यहाँ पे। कितना आएगा? देखो मैं इसको लेकर भर्ती नोट लिखा, ठीक है? जरा देखिएगा एक्चुअल रेंट का मतलब क्या होता है? रेंट रिसीव प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। मतलब हाँ है ना? तो रेंट रिसीव कितना का हुआ? 20,000 इंटू 10, रिसीवेबल 0, अनरियलाइज कितना है? 20,000। मतलब यही तो था। तो ये कितना बनेगा? 1,80,000। सर 1,80,000। तो सर जीएबी क्या आएगा? 1,80,000। सर जीएबी की कंडीशन बताई थी कि ये और एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंट रेंट। सर ये कितना आ रहा है? 2,10,000। एक्चुअल रेंट कितना आ रहा है? 1,80,000। और वेकेंट रेंट कितना निकल रहा है? 30,000 पर मंथ के साथ तो 2 महीने खाली का है ना? 40,000। सर ज्यादा क्या हो गया? 1,00,000। तो आंसर क्या आएगा? तो ये कितना निकलेगा? वाओ, हम तो ये सोच ही नहीं सकते थे जीबी हमारा 1,80 आएगा। आया समझ में? 1,80। अब इसमें से क्या माइनस होगा? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड माइनस होते हैं बेटा। म्युनिसिपल टैक्सेस कितने थे? 8% ऑफ 2.5 लाख रुपए। बताओ जरा कितना होता है? 10% 25,000 होता है। 8% मेरे ख्याल से
20,000 रुपए बनता होगा। अब जो आंसर निकल के आता है उससे क्या बोलते हैं? 1,60,000 रुपए। क्या बोलेंगे इसे? NAV बोलेंगे, नेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। अब इसमें से माइनस क्या होगा? डिडक्शन 24A की कितनी होती है? 30%। इसका 30% बताओ कितना होता है? 48,000। और सर 24B की वो क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन लोन की, वो कितना दे रखा था मैं? 65। सर ये भी माइनस कर दो। सर 1,00,000 माइनस करेंगे 60,000 बचेंगे। 60,000 में से 13,000 और कम करेंगे तो 47। 40 यदि ये बनेगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आया समझ में? नहीं आया?